जल के बारे में चर्चा करेंगे, जल कितना आवश्यक है, संरक्षण कैसे करें, इन सभी पर चर्चा हम आज करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कैसा लग रहा है तो ज़रूर बताएं। तो आइए हम आगे चलते हैं। जल के बारे में सोचने पर हम कई सारे चित्र हमारे दिमाग में बनते होंगे। उन सभी चित्रों को हम आज उकेरेंगे, बात करेंगे कि आप नदी, जल प्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जब हम विचार करते हैं, बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ जाता है, इस चीज़ पर विचार करते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर जल बादलों के रूप में ले लेता है। यहाँ से ये वर्षा हिम अथवा शहीन वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर निकलती है। जिस प्रक्रम में जल स्तर लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल तथा धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। जल चक्र किसको कहते हैं? जिस प्रक्रम में क्या कह रहा है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उस चक्र को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का उपयोग आज हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवड़ के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते हुए हिमनद है। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसके अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग के लिए किया जाता है। इसका खास फार्मूला होता है Na, इसको हम बोलते हैं NaCl। जो फार्मूला होता है खाने के नमक का NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। एक चीज़ देखना है कि थलशाला किसे कहते हैं। एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, जिसे थलशाला बोल देते हैं। मैप दिया है ये, इसको देख लेना है कि इसमें कौन सा कहाँ पे ध्यान से देखना है। जल का वितरण हम देखेंगे। पहले लवणता कैसे मापते हैं इसको हम देख लेंगे कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। क्या होता है? 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम पर होती है। यहाँ पर भी निकाल के बताएंगे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सतह की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। क्या है? 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 3 भागों में जल ही जल है, फिर भी हम जल को संरक्षित करने की बात करते हैं कि जल की कमी का सामना कई सारे देश करने पड़ता है। हमारे हर एक देश में, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं जल को लेकर बनी रहती हैं। हर बार बताया जाता है कि जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वैसे देखना है कितना जल कहाँ पर पाया जाता है। जल के वितरण की बात करनी है तो देखना महासागर है, महासागर 97.3%, बर्फ क्षेत्र 2.0%, भूमिगत जल 00.68%, झीलों का अलवण जल 0.009, स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, वायुमंडल, नदियाँ, इन सभी में कुछ परसेंट लेकर के कुल में 100% पाया जाता है। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें फ्लो कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान देने वाली है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, सभी जानते हैं, सबको पता है। कई सारे प्रेशर नाटक वगैरह होते रहते हैं। जल संरक्षण के लिए कई सारी प्रतियोगिताएं पर्यावरण को लेकर कराई जा रही हैं, जिससे कि जल संरक्षण हो सके। जल को कम उपयोग करना है, समुचित उपयोग करना है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर देते हैं। बहुमूल्य संसाधन को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। महासागरीय संचरण देखेंगे। महासागरीय संचरण क्या है? कि महासागरीय संचरण से पहले हम देख लेते हैं 22 मार्च जो है क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें जल संरक्षण की विभिन्न
विधियों को प्रबलित किया जाता है। महासागरीय परिसंचरण के बारे में चर्चा हम करेंगे। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पंछी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागर गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तरंगे क्या है? तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक स्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अधिक गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी के भारतीय तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। सुनामी देख लेते हैं। सुनामी की शब्द जो है कहाँ से आया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि सुनामी शब्द जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने का पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इस सुनामी के बारे में दिया है कि पृथ्वी का तांडव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा खुद से पढ़ लेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देंगे। अब हम ज्वार भाटा के बारे में चर्चा करेंगे। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ये डेफिनेशन जो है नोट डाउन कर लेनी है। जो होता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठाकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। क्या होता है? जब ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है, इसे भाटा कहते हैं। जब जल पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। जब जल क्या होता है? डुबो जाता है, बड़े हिस्से को डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्या दे रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये वन लाइनर में दे देता है कि कब आते हैं ज्वार भाटा। यानी सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण ज्वार आता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। कब होते हैं? तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये जो हैं तीनों एक सीध में होते हैं तब कौन सा होता है? बृहद ज्वार भाटा दिखाया जाता है। लघु ज्वार कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य तो सीध में होते हैं और पृथ्वी की सीध में चंद्रमा होता है। ठीक है। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में
महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार तरंग भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब महासागरीय धाराएं देखेंगे। महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं। गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं जल धाराएं होती हैं। जो लेब्राडोर हैं ये धाराएं हैं शीत धाराएं हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र तापमान प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र का माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। याद रखनी है। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें खासकर भूमध्य रेखा से नीचे वाली हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हैं हमारी कुछ धाराएं हैं जिनमें हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, ये जो धाराएं हैं ये जो तुम्हारी वेनेजुएला की जलधारा, ये जो जलधारा है कोष्म जो रेड कलर में है ये कौन सी धारा है। कोष्म धारा यानी गर्म जलधाराएं हैं। और नीली वाली जो है ये जो हरी बना रहे हैं ये जो धारा है वेनेजुएला की धारा जो है ये क्या ठंडी जलधारा है यानी पश्चिमी अपोजिट। ये चीज़ें देख लेंगे। गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ तक कि हमने देखा है। और ये जो धाराएं हैं यानी ठंडी धाराएं हैं, ये गर्म धाराएं हैं जो विषुवत रेखा से दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक उपवाह इस दिया हुआ है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है, मैंने चर्चा की थी। और क्यूरेशियो धारा जो है ओएशियो धारा है, ये सब क्या है, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। यहाँ पे कैलिफोर्निया की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। देख लेंगे अभ्यास प्रश्न देख लेंगे। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है। मैंने अभी बताया था कि लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और आप लोग ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। अगर कोई इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।